सो हेलो एवरीवन। आज हम सब देखने वाले हैं कि क्या 6 महीने में 90% प्लस लाना पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो उसके पीछे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे अपने को उसको प्रॉपरली इम्प्लाई करना है जिसके थ्रू हम लोग 90% लेके आ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले कि क्या ये हर बोर्ड के लिए पॉसिबल है ये सारे रूल्स? हाँ बिल्कुल, ये चाहे सीबीएसई हो, चाहे जैक हो, चाहे अदर स्टेट बोर्ड्स हो, हर चीज़ के लिए पॉसिबल है। ठीक है ना, बस जो भी कंडीशंस बता रहे हैं, जो भी जो आपको स्टेप बाय मेथड्स बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। ठीक है, 6 महीने बहुत कम भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी नहीं होते, इसको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ से बिल्कुल ही बकल अप कर लेना है एंड यहाँ से ध्यान देना है बिल्कुल। सो सबसे पहला चीज़ है कि अंडरस्टैंड द सिलेबस थॉरोली। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है, अगर आप क्या कर रहे हो कि भाई जो भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है सिलेबस हम इन जनरल बता रहे हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, चाहे एडिशनल में फिजिकल एजुकेशन हो, इंग्लिश हो, चाहे जो भी हो, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, उन सब चीज़ के लिए बता रहे हैं आपके लिए कि अंडरस्टैंड द सिलेबस थॉरोली। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो सपोज़ पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिर हमारा सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, पी ब्लॉक का मैक्सिमम पार्ट, ये सारे चीज़ें क्या है, चैप्टर से मतलब सिलेबस से निकले हुए हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे कि अपने जो भी आपका बोर्ड है उस बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे एंड वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करेंगे एंड सिलेबस को बाय हार्ट कर लेंगे कि कौन कौन सा चीज़ें आ रही है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही है। बिकॉज अब अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड स्टेट में 1 महीना दे दिया, कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज उससे एक भी सवाल नहीं आएगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप करें कि अंडरस्टैंड द सिलेबस थॉरोली, बिल्कुल अच्छे से पहले देख ले सिलेबस को और अपने जहाँ भी आपका स्टडी प्लेस है उसके दीवार पर चिपका दे सिलेबस को। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट आप लिख भी सकते हैं कि अंडरस्टैंड द सिलेबस थॉरोली। दूसरा चीज़ है कि एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल। इसका मतलब हो गया कि एक एनसीईआरटी बुक होता है, हर किसी को पता है ना। अगर जो नहीं खरीदा है, हो सकता है अभी भी कोई कोई नहीं खरीदा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी की बुक पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट में, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी से बाहर मैक्सिमम चांस है कि आपके सवाल नहीं आएंगे। ओके, घूम फिर के वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड सवाल आएंगे। और केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट के लिए, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट के लिए क्या एनसीईआरटी तो रामबाण है, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। बट मैथ्स के लिए थोड़ा बाहर से आ सकता है, बिकॉज मैथ्स का एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ एट ऑल। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल। एनसीईआरटी को एकदम बाय हार्ट कर लो। ये काम मत करना कि पहले एनसीईआरटी छोड़ के एचसी वर्मा सॉल्व करने लगे, या भाई कोई कोई तेज होगा तो आई इरोडोव सॉल्व करने लगेगा, ब्लैक बुक सॉल्व करने लगेगा, वो सब कर्म मत करना, नंबर नहीं आएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी करो, 2 बार 4 बार एनसीईआरटी कर लो पूरा एक सब्जेक्ट का, उसके बाद ही कोई एडिशनल बुक की तरफ बढ़ो, अदरवाइज मत बढ़ो। समझ में आ गया? तो सबसे पहला फिर से क्या था हमारा कि अंडरस्टैंड द सिलेबस थॉरोली। सिलेबस को डाउनलोड करो, सिलेबस को देखोगे कौन कौन सा पार्ट इरेज है, कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, एंड उसके बाद एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। दूसरा चीज़ है कि एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल। एनसीईआरटी को बिल्कुल बाय हार्ट कर लो, एनसीईआरटी के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कहीं और से भी आएगा, अगर आप बोलोगे सर डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं आया, कोई बात नहीं, वो जो लाइन रहेगा, सपोज एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, वो जो लाइन लिखा है ना उसी के इर्द गिर्द सवाल आएगा। समझ में आ गया? सो एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल। अगला पॉइंट जो है कि मेक अ डेली स्टडी प्लान। हर दिन उठना है भाई, ठीक है, और या तो रात में या तो सुबह में। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि अगर मेरे टाइम में मैं रात में ही लिख कर सोता था कि क्या क्या करना है। सपोज़ मान के चलो कि कल हमारा हो गया 3 अगस्त, ठीक है ना। अब भाई लिख देना कि भाई सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन नाम का चैप्टर करना है, फिर उसके बाद अपने को यहाँ पर मान लेते हैं मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर करना है। ओके, उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे करके आप लोग प्रॉपर लिख लें। अब इससे लिखने से क्या होगा? लिखने से यही होगा कि देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही, बट अगर आप उसका 80% भी कंप्लीट कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे रहोगे। समझ में आ गया? तो एक शेड्यूल बताना बहुत ज़रूरी है जिससे कि अच्छे मार्क्स आए। ठीक है ना, मतलब कि अगर शेड्यूल नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सा बात है, अगर यहाँ से तुमको निकल के यहाँ पर जाना है, तुमको रोड मैप पता ही नहीं है कि कैसे जाएंगे, कि शॉर्टकट लिए अच्छे से पहुँच पाएंगे बिना किसी दिक्कत का, तब तो फिर तुम क्या मंडराते ही रह जाओगे ना, अपने गोल तक पहुँच ही नहीं पाओगे। इसलिए अपना डेली रूटीन को ट्रैक करना, डेली अपना प्रोग्रेशन को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रोज़ उठो, एक अपना स्टडी प्लान बनाओ एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर वर्क करो। ठीक है। चौथा पॉइंट जो है कि फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस।
बहुत लोग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, सॉल्यूशन हम मान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब लोग क्या करते हैं, इसको खाली बोलते रहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर है जो जिसको एग्जर्ट करने से ऑस्मोसिस रुकता है, ठीक है ना, कोई हिंदी में कोई इंग्लिश में ऐसे करके बोलते रहते हैं। दिस इज़ नॉट इनफ। तुम उसको लिख कर कोशिश करो कि क्या लिख पा रहे हो कि नहीं, बिकॉज बोल पाना एग्ज़ाम के प्रेशर में लिख पाना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो कोशिश करना है कि आप हर क्वेश्चन को, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, सबको एक बार आप लिख कर ट्राई करें कि आपसे लिख भी आप पा रहे हो कि नहीं, और अगर लिख पा रहे हो तो जज करो कि कहाँ गलत है कहाँ सही। तो फोकस करना है अपने को कि लिख भी पा रहे हैं कि नहीं, और यही अगर आप 6 महीना करते रहोगे, ठीक है ना, लिखने का प्रैक्टिस करते रहोगे, तो नंबर कहीं नहीं कटने वाला है। आप अपना जितना आप डिज़र्व करते थे उससे ज़्यादा मार्क्स आएगा। ओके, अगला सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQs। देखो कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट तो तुम्हारा स्टेट बोर्ड हो जाए, चाहे CBSE हो जाए, ICSE हो जाए, चाहे तुम्हारा फिर JEE मेन इवेंट हो जाए, नीट हो जाए, इन सब के लिए क्या बोला जाता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो रामबाण होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इर्द गिर्द या डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जस्ट न्यूमेरिकल्स को नंबर को चेंज करके वो लोग पुट कर देते हैं इस साल के क्वेश्चन में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम जम के बैठ के बनाओ और उसमें देखो कि कहाँ गलत कर रहे हैं कहाँ सही कर रहे हैं। आपके पास तो आज के डेट में चैट GPT भी है। चैट GPT से भाई, चैट GPT को क्या करो कि अपना आंसर लिख के भेजो और बोलो कि भाई बता दो भाई कि इसमें और क्या हम इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, और कहाँ हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, कहाँ हम इसमें बेटर चीज़ें कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसको भी आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि वर्क स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। इसका यही मतलब है कि देखो 6 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप मान के चलो जनवरी, आपका फरवरी में एग्ज़ाम होगा, ओके, अभी मान के चलो अगस्त चालू हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीना आपके हाथ में, और जनवरी 1 महीना जो होगा आपका रिवीजन टाइम होगा। इस 5 महीने में आपको ये फोकस करना है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, आपको ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना है और अपने सिलेबस के दायरे में रह के पढ़ना है। रिसर्च करने का समय गया, ठीक है ना, तो अपने भाई एकदम ही स्मार्टली प्रिपेयर करना है। ज़्यादा हार्ड वर्क, तो ऑब्वियसली देखो हार्ड वर्क के अलावा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। 8 से 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 8 से 10 घंटा आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो नो मैटर कि आप 11th आपका बर्बाद गया हो, शुरू का 6 महीना आपका 12th का बर्बाद गया हो, ये 8 से 10 घंटा अगर पढ़ भी रहे हो तो अभी से भी आराम से 95 ही बना सकते हैं। 95% हम ओवरऑल का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको भाई मतलब ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो करना है, बट साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। समझ में आ गया ना? चलो, इसके बाद क्या है कि मास्टर द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ अपने क्लास में कि सपोज़ एक मीम भी आप लोग देख रहे होगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऐसा बंदा है जो 20 साल कराटे सीखा और फिर लड़ने गया तो कोई गोली मार दिया, तो क्या फ़ायदा बताओ मेरे को। आप पूरे 6 महीना रच के पढ़े, बट अगर मान के चलो एग्ज़ाम में बैठे और एग्ज़ाम में बैठने के बाद जो क्वेश्चन आया उसका अच्छे से लिख ही नहीं पाए, तो बर्बाद है भाई, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, ठीक है। तो आप कैसे एग्ज़ाम में प्रेजेंट करते हो खुद को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रेजेंट कैसे करना है? सबसे पहले भाई तो अपने को हैंड राइटिंग 1 नंबर रखना है, हैंड राइटिंग 1 नंबर रखना है। अब क्या हैंड राइटिंग पे काम करें? नहीं, जैसा भी हैंड राइटिंग है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बहुत कोई तोप हैंड राइटिंग नहीं होना चाहिए, बट नीट एंड क्लीन, के सामने वाला पढ़ पाए थोड़ा। दूसरा कि देख, जो भी कीवर्ड्स रहेंगे ना, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे ना, उसको अंडरलाइन करना है आपको, जिससे कि जो चेकर रहेगा, जो कॉपी चेक करेगा ना, वो क्या करेगा कि डायरेक्ट उस अंडरलाइन वर्ड्स को देखेगा एंड बोलेगा कि हाँ भाई इसको आता है, नंबर दे के आगे बढ़ो। और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है आंसर लिखते समय। ये नहीं कि पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 कर दिए, फिर 7 कर दिए, फिर 1 कर दिए, ऐसे करोगे भाई तो एग्जामिनर जो भी रहेगा कॉपी चेकर, भाई उसका दिमाग पूरा एकदम क्या हो जाता है, घूम जाता है। क्योंकि आप उसका इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो ना यार, उसका पैसा कम बनेगा। तुम्हें जब भाई 2 कॉपी का टाइम ले लोगे तो उसका पैसा ऑब्वियसली कम बनेगा, तो जिसके थ्रू फिर उसको भाई अर्निंग कम होगा। समझ रहे हो ना? तो बहुत मैटर हो जाएगा। इसीलिए अपने को आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन को मास्टर कर लेना है। बिल्कुल जम के लिखो ना यार, जम के लिखो, हो जाएगा सब। कोई बड़ा डील नहीं है कि बोर्ड्स में 90+ लाना। बहुत लोग लाते हैं एंड बहुत लोग तो यार 2 से 3-4 महीने के अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू एवरी चैप्टर, या एवरी चैप्टर तो क्या ही बोले, ठीक है ना। वहाँ पर देखो वो थोड़ा छूट गया है, एवरी चैप्टर लिखा हुआ है जो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब है गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू एवरी सब्जेक्ट। ओके,
इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ तुम्हारे पास तुम्हारा जो सिलेबस है, मान लेते तुम्हारा सब्जेक्ट सब वो है PCM और इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन, है ना। मान के चलो ये तुम्हारा 5 सब्जेक्ट है। एक बात बताओ कि ये पाँचों का जो वेटेज है वो तो सेम है, सारे ही जो आएंगे वो 100 नंबर के आएंगे ना। तो तुम ऐसा मत करो कि तुम्हारा मान के चलो कि मैथ्स से तुमको डर लगता है तो मैथ्स ऐसा मत करो कि मैथ्स छोड़ दिए, क्योंकि वो भी बाबू 100 नंबर लेके आएगा, एंड 100 नंबर लेके आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर तुम उसको नहीं करोगे अच्छे से तो कोई मतलब नहीं बनेगा। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना है, इक्वल टाइम देना है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपका एक सब्जेक्ट सपोज बहुत वीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका केमिस्ट्री बहुत वीक है बट मैथ्स बहुत अच्छा है, तो मैथ्स का टाइम को आपको थोड़ा सा यूटिलाइज कर देना है केमिस्ट्री में, जिससे केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाए। अब जो स्ट्रांग है उसको कितना स्ट्रांग करोगे, है ना, PhD भी थोड़ी कर लेना है। तो इसलिए इसको ध्यान देना है कि अपने को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है हर एक सब्जेक्ट को। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद है कि क्रिएट रिवीजन टूल्स। इसका मतलब क्या हो गया, रिवीजन का मतलब क्या हो गया? रिवीजन का मतलब हो गया कि कोई एक चीज़ आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल राम श्याम को मारता है, पूरा एक कहानी है, ठीक है। अगर हम आपसे फिर से पूछ देंगे 6 महीना बाद तो उस कहानी का बहुत कुछ आपको याद नहीं रहेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले तो रिवाइज करना होगा, बार बार देखना होगा, बीच बीच में आके एक फ्रिक्वेंट मान के चलो 1 महीना के बाद, हाँ भाई राम ने श्याम को मारा था, श्याम ने ही राम को मारा था, ऐसा नहीं है कि श्याम मार दिया था राम को, ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में चीज़ें बसेंगी, एंड रिवीजन इज़ द की। अगर आप रिवीजन को भाई अगर आप छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आपको नंबर नहीं आएगा। कोई भी सिलेबस एक बार पढ़ने से नंबर नहीं आता, उसको आपको बार बार देखना होगा, तभी जाके आप स्पीड में आंसर्स को लिख पाओगे। अदरवाइज़ वहीं पे जंबल करके नंबर या पूरा माहौल ख़राब कर दोगे। तो रिवीजन का टूल बनाना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको कोई भी एक सिलेबस आप पढ़े, एक चैप्टर पढ़े, ठीक है ना, उसका जो नोट्स होगा वो 60 से 70 पेज का होगा। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे तो 60 से 70 पेज को आपको कंसाइज करना है 6 से 7 पेज में, समझ रहे हो। हर 10 पेज से आपको 1 पेज नोट्स बनाना है, कि जब आप मान के चलो कि परसों एग्ज़ाम है तो आप 60-70 पेज अगर एक ही चैप्टर में दोगे तो फिर तो आपका एग्ज़ाम गया। आपको उसको कंसाइज करके भाई 6 से 7 पेज में कर देना, वो भी मैक्सिमम बोल रहा है, कोशिश करना कि 2 से 3 ही पेज में कर दो, जिससे कि क्या होगा, खाली इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं, खाली इंपॉर्टेंट चीज़ लिखो एंड एक बार में वो दिमाग में क्लिक कर जाए और बीच बीच में उसको देखते चलो, है ना, बहुत बढ़िया रहेगा। फिर क्या है, सॉल्व पेपर्स इन टाइम लिमिट। हर किसी को पता है कि 3 घंटे का पेपर आएगा, बट बहुत लोग से आप सुने होंगे कि भाई टाइम कम पड़ गया तो फोड़ देते। नहीं, अगर ऐसा कोई कर रहा है कि टाइम कम पड़ गया था लेकिन फोड़ देते तो गलत बात है भाई। तुम्हारा टाइम कैसे कम पड़ जा रहा है, जब सबको 3 ही घंटा मिल रहा है, उसमें भी कोई 99% लाएगा, तो ऑब्वियस बात आप स्लो लिख रहे होगे, आप सोचने लग रहे होगे किसी के बारे में। तो ये सब कर्म नहीं करना है, आपको क्या करना है, खुद को 3 घंटा अलॉट करना है, एंड उसके बाद उसका क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है कि 3 घंटे में क्या हम एक गिवन क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। और कोशिश ये करो ना, मैं बता रहा हूँ कि आप अगर देखो अभी तो चलो ठीक है, बट एक बार आप नवंबर टाइम से ऐसा कुछ करना कि एक क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में नहीं सॉल्व करना है आपको। इसका मतलब क्या, एक क्वेश्चन पेपर को तो करना ही है, साथ में दूसरा क्वेश्चन पेपर का भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉल्व करना, 1 मार्क के क्वेश्चन को 3 ही घंटे के अंदर, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन को करना रहेगा 3 घंटे में, भयानक प्रेशर आ जाएगा। कोई बात नहीं, घर पे प्रेशर आ रहा ना, कहाँ कौन ही जान रहा है। अगर सोच के देखो घर पे इतना प्रेशर ले लोगे तो एग्ज़ाम में तो ऑब्वियस सा बात है ना, खाली एक ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना रहेगा, तो वो चीज़ बहुत बेटर कंडीशन में रहोगे। समझ में आ गया, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सॉल्व पेपर्स इन टाइम लिमिट, और बिल्कुल एकदम माहौल बना के, एकदम चीटिंग नहीं करना है, एकदम कुछ नहीं करना है, बिकॉज जहाँ पर भी आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ पर जाओगे तो चीटिंग थोड़ी कर पाओगे, है ना। एकदम ऑनेस्टली खुद से एकदम पूरा माहौल, एकदम पूरा टेंशन ले लेना घर में कि भाई एकदम हम असली में आए हैं, पूरा यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, पूरा सॉल्व करना है क्योंकि 3 घंटे में। और जब 10, 20, 50 पेपर कर लोगे ना यार, उसके बाद फिर कोई दिक्कत ही नहीं लगेगा। एग्ज़ाम बैठने जाओ तो लगेगा कि भाई ये तो अपना देखा हुआ है। समझ में आया। उसके बाद है ग्रुप स्टडी, ब्रैकेट में हम लिख दिए सम टाइम्स। ग्रुप स्टडी का मतलब क्या होता है कि भाई 2 से 3 आदमी, 4 आदमी, 4 दोस्त मिले, चारों दोस्त क्या करें, एक पार्टिकुलर टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं। और इससे देखो बहुत लोग तो इसके खिलाफ होते हैं, इवन बहुत टीचर्स भी, बट पर्सनली हम इसके अगेंस्ट नहीं हैं। ग्रुप स्टडी एक अच्छा अगर ग्रुप है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप सपोज़ कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, लाइक हम केमिस्ट्री के, तो सपोज़ हम केमिस्ट्री के फॉर एग्जांपल हम हेलोएरिन चैप्टर उठा लिए। अब सपोज़ क्या है कि हम 4 आदमी बैठे हुए हैं, अब प्रिपरेशन मेथड चालू किए।
कि भाई प्रिपरेशन मेथड क्या होता है हेलो एल्केन्स को बनाने का, ठीक है ना। कोई बोल रहा है हेलोजनेशन, ठीक है, कोई बोलता है डायरेक्ट हेलोजनेशन, कोई बोलता है डार्जेंस मेथड, समझ में आया। अब उसमें क्या होगा कि कोई अपना तर्क वितर्क करेगा कि नहीं भाई ये भी तो हो सकता है, क्या भाई वो भी तो हो सकता है, जिससे कि आपका जो आउटपुट होगा वो भयंकर होगा, कुछ नया सीख के जाओगे, समझ में आया। तो ग्रुप स्टडी, बट कभी कभी ऐसा नहीं कि खाली ग्रुप में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में पढ़ाई कभी कभी कम हो जाता है, बाकी चीज़ें फिर मज़ा आने लगता है ना, माहौल हो जाता है, एक माहौल बैठकी हो जाता है, पूरा गाना बजाना एकदम एक माहौल हो जाता है फिर। तो वो कर्म नहीं करना है, सम टाइम ही करना है ये काम, और खुद पे ही पर्सनल आप स्टडी करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि अगर आप ग्रुप स्टडी कर भी रहे हैं तो ग्रुप जो होना चाहिए वो एक नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक तो बंदा रील देख रहा है, दूसरा बंदा यूट्यूब पे भाई शॉर्ट्स देख रहा है, फिर तीसरा क्या पॉलिटिक्स बतिया रहा है, चौथा जो गाना बजा रहा है, ऐसे करोगे भाई तो तुम भी पाँचवा बन जाओगे जो इन सब का मिक्सचर कुछ कर रहे होगे, समझ में आया। तो बिल्कुल ही आपको क्या करना है, ग्रुप स्टडी करना है, बट कभी कभी करना, और ग्रुप जो होना चाहिए वो एक नंबर ग्रुप होना चाहिए, मतलब कि एकदम सब पढ़ने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। एक और चीज़ यहाँ पर मिस हो गया कि डेडलाइन देना खुद को चालू कर दो। डेडलाइन देने का मतलब कि एकदम ऐसा कर लो कि भाई सितंबर में मेरा एग्ज़ाम है, समझ में, ऐसे कर देना कि सितंबर में मेरा एग्ज़ाम है, अगस्त भर भयानक टाइप से पढ़ना है, फिर सितंबर में ये बोलना है कि अक्टूबर में अपना एग्ज़ाम है। जब ये काम करोगे ना भाई, पढ़ाई बहुत भयानक होगा। लोग ये बोलते हैं ना कि डर के कुछ नहीं होता, डर के बहुत कुछ होता है, प्रेशर लेके बहुत कुछ होता है। जो काम आप टाल के 15 दिन में करोगे, अगर वही आपका एग्ज़ाम अगर आप बोल दो कि 1 महीना बाद है, तो वही काम आपका 2 दिन में हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, डेडलाइन खुद को देना और माहौल बनाते रहना है। उसका अगला 2 पॉइंट है जो कि बहुत ही क्या है, मतलब ठीक है, मतलब लिख दिए तो बोल ही देते हैं, तो टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड माइंड। इसका मतलब क्या, एक्सरसाइज करते रहना, मेडिटेशन करते रहना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मतलब ठीक है, मतलब टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड माइंड का हम तो इसको बोलेंगे ज़्यादा भी क्रिकेट विकेट मत खेलना, ज़्यादा रेसिंग वेसिंग मत करना, नहीं तो हाथ पैर में कुछ हो गया तो फालतू का बेड रेस्ट पड़ जाएगा, 2-3 महीना ख़त्म, 12th बोर्ड गया भाड़ में फिर, ठीक है ना। तो वैसे ध्यान रखना, मेरा कहने का ये मतलब है। और ज़्यादा माइंड को कैसे ध्यान रखना है कि अभी एकदम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ठीक है ना। अभी ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं बतियाना है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ये जो है ना, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप सोच रहे हो कि भाई अगर आप कर सकते हो तभी कर पाओगे, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि भाई हम कहाँ ही से कर पाएंगे, तो नहीं होगा फिर, ठीक है। बिकॉज जो चाहता है कि भाई मेरा हो जाए उसका होता ही नहीं है, तो तुम नहीं चाह के थोड़ी कर लोगे। तो सबसे पहले तो दिमाग में एकदम पॉजिटिव ख्याल रखना है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, एंड एक बार वो अगर हो गया, अगर आप थिंकिंग रख दोगे तो मैक्सिमम आप बैटल वहीं जीत जाओगे, समझ में आया। तो बिल्कुल एकदम माइंडसेट को क्लियर रखना है कि आई कैन डू, 6 महीना इनफ टाइम है, 90 का 95% प्लस भी अचीव हो सकता है। और एक बार हम आएंगे और इसी में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी डिफरेंट क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे एंड बता देंगे कि कौन से सपोज फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, मैथ्स को कैसे पढ़ना है, बिकॉज मैं तीनों में ही 90+ खुद ही स्कोर किया था। PHE में कैसे पढ़ना है, इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ों पर मैं वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा हमारा फिर से जो है चीज़ें यूट्यूब पे आने वाली है, क्लास 11 12 दोनों की, तो बिंदास रह के पढ़ाई करें। अब सिलेबस का पेस भी बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो जम के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेरे साइड से भी थोड़ा सा क्या हो गया कि अभी पेस थोड़ा सा कम हो गया और वीडियो नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना, बिकॉज मैं भी बिज़ी था, बट अब चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। तो बिल्कुल ही अपने को 95% प्लस का आप लोग एक कॉपी में लिखे, एक पेज में लिखें एंड उसको भी फाड़ कर सामने दीवार पे चिपका लें। आप रोज़ देखेंगे तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे और मोटिवेशन मिलते रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ओवर करते हैं इसको। आप लोग अगर इसको लिख लोगे, ठीक है, तो बिल्कुल सही रहेगा और इसको बिल्कुल ही अमल करें, बिकॉज टाइम नहीं है, ओके। क्योंकि कुछ दिन बाद फिर हम लाएंगे 3 महीना में कैसे क्रैक करें 85+। तो उससे बढ़िया कि 90+ या 95% प्लस कर दो ना भाई, 6 महीना बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ ख्याल रखो, ऑल द वेरी बेस्ट।